गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में आप जैसे देख रहे हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई से जुड़ा है और आरबीआई इसको यूज़ करता है मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करने के लिए। आइए चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी जो कि है, अब आपको ये सब तो पता है कि आरबीआई हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है और यही इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई होगा, उसको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़, ये सब किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में होता है। तो आरबीआई को जब मनी लेवल इंक्रीज़ करना होता है इकनॉमी में, तो बहुत सारी चीज़ें या टूल्स को अपनाता है, जैसे कि मान ली जैसे कि सीआरआर है, वो उसको घटा देगा जिससे कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए मार्केट में। वो रेपो रेट है, उसको भी घटा देगा जिससे लोन सस्ते हो जाएं और मनी का सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए मार्केट में। अब आप ये सोच के देखिए कि जब आरबीआई को लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी है मार्केट से, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है मार्केट में और उसको वापस आरबीआई को खींचना है, तो वो क्या करते हैं? तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? सबसे पहले तो रेपो रेट देखते हैं। ये हमारा आरबीआई और ये हो गया कोई कमर्शियल बैंक, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल पे ले लीजिए एचडीएफसी। जब एचडीएफसी आरबीआई से लोन लेता है तो वो लेता है रेपो रेट पे, लेकिन जब एचडीएफसी अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराता है तो तब भी तो उसको कोई ब्याज दर मिलेगा ना, तो उस ब्याज दर को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। जब एचडीएफसी ने पैसे लिए थे आरबीआई से, तब इन्होंने बदले में अपनी सिक्योरिटीज़ रखवाई थी आरबीआई को एज कोलेटरल अमाउंट, या जिसको हम सिक्योरिटी भी कहते हैं, कि कल को अगर एचडीएफसी वो पैसे नहीं चुका पाता तो आरबीआई वो सिक्योरिटीज़ बेच के अपना पैसे रिकवर कर लेगी। ऐसे ही जब एचडीएफसी ने पैसे आरबीआई को दिए थे तो आरबीआई भी तो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ रखवाएंगे एचडीएफसी के पास कि कल को मान लीजिए आरबीआई पैसे नहीं दे पाए या कोई चूक हो जाए पैसे देने में, तो एचडीएफसी वो सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच के अपना पैसा वापस ले सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या पॉइंट ज़रूरी समझा? प्रेजेंस ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज़। कोलेटरल सिक्योरिटीज़ होती हैं। अब आप ये ऐसा सोचिए कि कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाए जब मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है और अब आरबीआई के पास ये जो सिक्योरिटीज़ है कि लिमिटेड नंबर में ही तो होंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड होंगी ये। और आप मान लीजिए कि आरबीआई के पास ये सारी सिक्योरिटीज़ ख़त्म हो गई और अगर फिर भी इसके बाद भी आरबीआई चाहता है कि हमें मार्केट से लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, उसी के लिए ये एक मैकेनिज़्म निकाला था आरबीआई ने 2018 में। तो ये स्थिति कब पैदा हुई थी? आपको याद होगा कि 2016 में हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और बैंक्स के पास बहुत पैसे आए थे, हर तरफ से आए थे, सब लोगों ने अपने पैसे बैंक्स में डिपॉजिट कराने चालू कर दिए थे। तो बैंक्स ने क्या किया था, अब इतना पैसा आ गया है और वो आइडल पड़ा है, मतलब उसका कोई काम नहीं लग रहा, तो बैंक्स ने लोगों को लोन देना चालू कर दिया था बहुत ही सस्ते ब्याज दरों पे। अब उससे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहा था इकनॉमी में। तो आरबीआई ने सोचा कि हम अब इस पैसे को वापस अपने पास खींच लेते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो यूज़ किया रिवर्स रेपो रेट। इन्होंने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी, तो बैंक को लोगों को लोन देने से ज़्यादा अच्छा लगा कि पैसे रिवर्स रेपो रेट पे हम आरबीआई के पास रखवा देते हैं और उस पर हम इंटरेस्ट रेट कमाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद भी जब अब ऐसे करते करते आरबीआई की सारी सिक्योरिटीज़ एग्जॉस्ट हो गई, लेकिन फिर भी बहुत ऐसा पैसा था जो बैंक्स के पास अभी भी मार्केट में पड़ा हुआ था। अब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ने एक डिसीजन लिया कि हम इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंतर्गत मार्केट से, कमर्शियल बैंक से पैसा लेंगे, लेकिन उसके बदले जो हम कोलेटरल सिक्योरिटीज़ रखवाते थे पहले रिवर्स रेपो रेट के अंडर, वो अब नहीं रखवाएंगे। हम ब्याज दर भी देंगे जैसे कि रिवर्स रेपो रेट में दे रहे थे, सिर्फ ये डिफरेंस आ जाता है कि जो हम पहले कोलेटरल सिक्योरिटीज़ रखवा रहे थे वो अब नहीं रखवाएंगे। आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट where RBI
absorbs excess liquidity from the commercial banks without giving any securities in return. In routine, when commercial banks have extra funds, they deposit it with central bank and earn an interest rate, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जैसे कि मैंने आपको समझाया. और जब वो पैसे वो पार्क करते हैं RBI के साथ, when the money is parked with central bank, it gives collateral for the money deposited, which is not in the case of standing deposit facility. जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ इसमें तो ये collateral security RBI देता है HDFC को, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के केस में ये कोलेटरल सिक्योरिटीज़ नहीं देता है HDFC को. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा. आइए चलिए समझ कि क्या नीड आई इस चीज़ को लाने की कि हम अब बिना सिक्योरिटीज़ के भी पैसा ले लिया करेंगे. तो जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारे देश में 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और बहुत पैसा फ्लोट हो रहा था मार्केट में, तो बैंक्स के पास पैसे इकट्ठे हो गए, जिस वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया सो दैट लोग लोन लेने के लिए आकर्षित हों. इससे क्या हो गया था, कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लग गया था. ठीक है, अब इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए ये RBI इस चीज़ को लेके आई. तो ये सबसे पहले रिकमेंड किया था 2014 में उर्जित पटेल, जो हमारे गवर्नर थे उस टाइम, और इस चीज़ को 2018 में फाइनेंस बिल के अंतर्गत पास कर दिया गया था 2018 के बजट सेशन में. पोस्ट डीमोनेटाइजेशन banks were flooded with funds due to which interest on the loans also slipped. Too much fall of interest rate also hurts the market sentiments. कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ने लग गया था ना, सबके हाथ में बहुत खुला पैसा आ गया था, लोग स्पेंड करने लग गए थे. जहाँ कोई चीज़ अगर 10 रुपये की तो लोग उसकी, क्योंकि लोगों के हाथ में सस्ते रेट पे लोन आ गए थे, तो 10 रुपये की चीज़ के लिए 12 रुपये भी देने को तैयार हो गए थे. तो इससे क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था. टू प्रिवेंट सच अ सिचुएशन, RBI came up with new mechanism as RBI didn't have much securities. मैंने आपको कहा था ना, अब सिक्योरिटीज़ तो एक लिमिटेड नंबर में होती है, ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड सिक्योरिटीज़ है या नई सिक्योरिटीज़ छाप देंगे RBI, ऐसे नहीं हो सकता है. So as RBI didn't have much securities to give as collateral in reverse repo system, so this was introduced in 2018 budget to absorb the excess liquidity from the market. By this, RBI ensured that the interest rates do not fall below the repo rate. उस टाइम क्या बैंक्स क्या करने लग गए थे, जो रेपो रेट देती है ना हमारे, जो RBI रेपो रेट रिलीज़ करती है उससे भी नीचे, RBI नहीं, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो जो हमारे रेपो रेट बताती है उससे भी नीचे जाके उससे भी नीचे दर पे ये लोग लोन देने लग गए थे. अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं रिवर्स रेपो और STF में. तो जैसे कि मैंने फ्रेंड आपको बताया था, रिवर्स रेपो में तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, कोलेटरल. सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही ये है कि वहाँ पे RBI HDFC बैंक को पैसा डिपॉजिट कराने पे सिक्योरिटीज़ देती थी, जिसको कोलेटरल सिक्योरिटीज़ बोला जाता है या कोलेटरल सिस्टम बोला जाता है. Collaterals are provided by the RBI when the money comes under the reverse repo system, whereas there is no need of providing collaterals in the case of standing deposit facility. और एक और मेजर डिफरेंस ये है कि जो इंटरेस्ट रेट हमको रिवर्स रेपो रेट पे जो RBI ऑफ़र कर रही थी कमर्शियल बैंक्स को, जो ब्याज दर SDF में दिया जाता है वो इस वाले रेट से कम होता है. ठीक है ना. अब आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा होता है हमारा रेपो रेट, ठीक है, उससे कम होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, उससे भी कम होता है SDF. ठीक है, ये दर तो वो हो गया जिस पे RBI दे रही थी HDFC को. इससे कम रेट होता है रिवर्स रेपो रेट, जिस पे अगर कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कराए किसी मतलब RBI के पास तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट. और रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है. और जो अब ये SDF पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो रिवर्स रेपो रेट से भी कम होगा.
So in reverse repo mechanism, the interest earned by the banks is less than that of the repo rate. जैसे मैंने आपको ये समझाया इस डायग्राम से यहाँ पे, that is it gets interest at reverse repo rate. Whereas in the case of SDF, the rates are even less than the reverse repo rate. तो ये यहाँ पे जो ब्याज दर मिलता है ना, वो सबसे कम होता है. इन दोनों से कंपेयर करो तो सबसे कम जो ब्याज दर होगा वो SDF के केस में होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी कि क्या मेन डिफरेंस है इनके बीच में. तो बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि आरबीआई को जब मनी मार्केट से निकालना है तो वो रिवर्स रेपो रेट पे जो रिवर्स रेपो रेट क्या एक ब्याज दर ही तो है, उसको इंक्रीज़ कर देगी. तो बैंक्स क्या अब लोन देने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे कि हम क्यों लोन दें मार्केट में, हमारे को ज़्यादा ब्याज दर तो वहाँ मिल रही है आरबीआई के पास पैसे डिपॉजिट कराने से, तो वो जाके आरबीआई के पास पैसे डिपॉजिट करा देंगे रिवर्स रेपो स्कीम में. और उनसे बदले में क्या लिया एज अ गारंटी, तो वो उस गारंटी की आरबीआई पेमेंट करेंगे और फेल नहीं होंगे पेमेंट में, तो उसके लिए वो ले आएंगे कोलेटरल सिक्योरिटीज़ अपने पास ले आएंगे. और एसडीएफ में भी वही होगा कि जब आरबीआई को लगेगा कि हमें मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी है, तो उसकी जो ब्याज दर है उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं होगा इंटरेस्ट लोन देने में, और वो जाके वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करा देंगे. लेकिन बस डिफरेंस ये आ जाएगा, जो गारंटी वहाँ पे आरबीआई दे रही थी इन द फॉर्म ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज़, वो यहाँ पे नहीं देगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई डिफ़ॉल्ट कर जाएगी इस एसडीएफ के अंडर जो पेमेंट हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आरबीआई सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक के फेल होने के चांसेस बहुत ही कम, या आप मान लीजिए नामुमकिन ही होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि उनको इस पे डिफ़ॉल्ट करना था या उनके मन में कुछ और है इसलिए वो एसडीएफ पे सिक्योरिटीज़ नहीं दे रहे हैं. जस्ट दैट कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ होती हैं आरबीआई के पास, और उसके बाद भी अगर उनको लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करनी है तो वो किस ज़रिए से करेंगे, वो करेंगे एसडीएफ के माध्यम से. सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच.